लेना है आया। चलो चलिए, तो ये दो प्रणाली लिख लीजिए, फिर मिटा देते हैं, ठीक है। जितनी शिक्षण विधियाँ लिखाएं 2 नंबर की आने की प्रबल संभावना है। याद करके घर में जाइएगा, ठीक है। बिना याद करे घर मत जाइएगा, ये मतलब सॉरी परीक्षा देने मत जाइएगा बिना याद करके। 2 प्रश्न आएगा जरूर, बाद में मत कहना कि नहीं आया था, 2 ही आएगा, ठीक। चलिए, अब एक क्वेश्चन आता है शिक्षण सूत्र से। तो शिक्षण सूत्र में मोस्टली शिक्षण सूत्र आप जान चुके हो, जैसे सरल से कठिन, उदाहरण से नियम, विशिष्ट से सामान्य, आगमन से निगमन, ठीक है। तो इस तरीके के शिक्षण सूत्र आप बहुत जानते हो। तो इसमें से कुछ प्रकार के शिक्षण सूत्रों को एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हर्बर्ट। अभी पंचपदी प्रणाली पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? किसने दी थी? हर्बर्ट ने दी थी। हर्बर्ट का पूरा नाम है हर्बर्ट, एक स्पेंजर है और एक स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर पूरा नाम है इनका, ठीक है। और एक होते हैं स्प्रेंजर। तो स्प्रेंजर के बारे में हम लोग व्यक्तित्व टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। व्यक्तित्व का आधार बताया था उन्होंने कि जो आर्थिक क्षेत्र होता है, सामाजिक क्षेत्र होता है, सांस्कृतिक क्षेत्र होता है, धार्मिक क्षेत्र होता है, ये हमारे स्वभाव पर क्या डालते हैं? प्रभाव डालते हैं, ठीक है। ऐसा बताया था किसने? स्प्रेंजर ने। किसने बताया था? स्प्रेंजर ने बताया था, ठीक है। ये अभी नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है? जब व्यक्तित्व टॉपिक, पर्सनालिटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब। तो अभी लिख लीजिएगा, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताए थे क्या? शिक्षण सूत्र। इन्हीं के शिक्षण सूत्र बहुत पूछे जाते हैं पेपरों में, जो आप लोग पढ़ते नहीं हो, अज्ञात से ज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, उदाहरण से नियम, ये सब किसने दिया था? स्पेंसर। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, ठीक है। इन्हीं के शिक्षण सूत्र हैं, ठीक। लिखो, सब लिख लो और उनको समझ लो व्यवहारिक भाषा में। पेपर में देखो व्यवहारिक ज्ञान ही ज्ञान देता है, वहाँ किताबी लैंग्वेज, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन भी उसी तरीके से बनते हैं व्यवहारिक टाइप के। और एक प्रश्न जरूर आता है शिक्षण सूत्र से, एक आपका उससे पूछेगा और एक यहाँ से पूछेगा। जितने भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें से या तो 1 नंबर का, जो भी जितनी भी देर पढ़ाएंगे, 20 मिनट, 25 मिनट, 45 मिनट, जो भी होगा प्रश्न उसी के अंदर से होगा, ठीक है। तो याद जरूर कर लेना, ठीक। हमको ये नहीं कि हमको पूरा छपाना है, उसके बाद फिर हमको खुद नहीं पता कहाँ से आएगा और हम आपको क्या बताएं कहाँ से आएगा, और फिर आप पढ़े हो, ऐसा नहीं करना। बहुत गिनी चुनी चीज़ें हम बता रहे हैं, बहुत आपके लिए जो बिल्कुल उपयोगी है, यही आई हैं, यही आएंगी आगे। तो सबसे पहला शिक्षण सूत्र लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा मूर्त से अमूर्त। मूर्त से अमूर्त। दूसरा, सरल से कठिन। तीसरा, ज्ञात से अज्ञात। कई शिक्षण सूत्र देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन वो अपने विषय के आधार पर बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ठीक है। विषय पे जब उनको अप्लाई किया जाता है तो अलग हो जाता है। जैसे अभी मैथ का क्वेश्चन मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, तो मैथ के क्वेश्चन में आप जो है ये नहीं किसी से कह सकते सीधे कि 5 पुस्तकों का मूल्य बताओ, नहीं कह सकते। कोई बता सकता है इसका उत्तर? बताओ, 5 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? कौन बता पाएगा? बताओ, कोई बता पाएगा? हैं? तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूरा है? ये क्या तो क्वेश्चन ही नहीं पूरा है। तो फिर जब ज्ञात ही नहीं है तो अज्ञात कहाँ से निकाल लोगे? नहीं समझे बात को? तो हर एक शिक्षण सूत्र अपने आप में विशिष्ट हो जाता है जब वो अप्लाई हो जाता है किसी विषय पे, ठीक है। अभी देखना दिखाई देगा आपको। ऐसे तो बहुत आसान लगते हैं देखने में, लेकिन ये जब अप्लाई होते हैं तो अपने हिसाब से व्यवहारिक तौर पर आपको समझना रहता है। ज्ञात से अज्ञात। फिर लिखो आगमन से निगमन, ठीक। अंश से पूर्ण। अनुभव से, जो ऑथेंटिक हैं, जो वैलिड शिक्षण सूत्र हैं वही लिखा रहे हैं, आलतू फालतू के नहीं जो किताबों में और छपे हुए हैं, ठीक है। इन हर एक वैज्ञानिक का एक ऑथेंटिक, जैसे कि आपको पता होगा टर्मन की ही सारणी ली जाती है बुद्धि लब्धि में, और किसी की नहीं मानी जाती है। तो बहुत लोग, रॉस ने भी दी है, ठीक है, हॉरलॉक ने भी दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी विशिष्ट है? टर्मन की, जिसमें से 90 से 110 औसत बोला गया है और 140 तक प्रतिभाशाली, और उसके नीचे जो है 80 से 90 तक क्या है? मंदबुद्धि। और यही 3 पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इनके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। चलिए, ये हो गया अनुभव से तर्क, ये भी याद रखिएगा। अगला लिखिएगा विश्लेषण
इन्होंने ही बताया विश्लेषण से संश्लेषण, ठीक है। तो पेपर में कभी कभी आ जाता है निम्नलिखित में से, अभी 69,000 में यही मसला फंस गया था, 69,000 भर्ती में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण सूत्र नहीं है, तो वहाँ पर लिखा हुआ था संश्लेषण टू विश्लेषण, आगमन से निगमन, विशिष्ट से सामान्य, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष या मूर्त से अमूर्त, ठीक है। अब वहाँ पर बच्चे क्या कहे कि संश्लेषण विश्लेषण भी होता है, ठीक है। और एक उन्होंने और लिख दिया था नीचे से उपरोक्त में से कोई नहीं, मूर्त से अमूर्त नहीं था, नीचे लिखा था उपरोक्त में से कोई, बहुत लोग उपरोक्त में से कोई नहीं मार दिए थे, ठीक है। तो आया था इस शिक्षक, तो हमेशा याद रखिएगा जब कभी पेपर में आपको दिख जाए विश्लेषण से संश्लेषण, तो उसको समझ लीजिएगा कि है वो किसके आधार पर पूछा गया, हर्बर्ट, ठीक है। ऐसा हम इसलिए अपडेट कर रहे हैं क्योंकि टीटी के हिसाब से हमारा उत्तर मिलना चाहिए, उनका तर्क क्या होता है उत्तर को लेके हम वो करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको यहाँ हमने पढ़ाया बाद में वो कह रहे हैं उत्तर कुछ और है, फिर आप दोनों लोग में पता लगा फ़ायदा उसका होता है जो उनकी तरफ होता है, नुकसान तो उसका होता है ना जो विरोध में होता है, क्योंकि नंबर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये उनके हाथ में नहीं है। और बढ़ते तो आज तक इतिहास रहा है, 10 सालों में एक बार भी उनकी उत्तरमाला सही नहीं आई है। आइए भाई, उनको खुद नहीं पता हमारे 150 के उत्तर क्या हैं, और उसमें नुकसान आम आदमी का हो जाता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा विश्लेषण से संश्लेषण इन्हीं महोदय ने कहा था, ठीक है। तो वो इसी आधार पर पूछ लेते हैं बार बार, ठीक है। संश्लेषण ये दोनों रिवर्सिबल चलते हैं, ऐसा नहीं है रिवर्स नहीं होते हैं, बस उल्टे हो जाते हैं, ठीक। तो क्या लिखा, विश्लेषण से संश्लेषण, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद लिखिएगा विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य, ठीक। और अनिश्चित से निश्चित अंतिम लिख लीजिएगा, 9 दिए थे टोटल इन्होंने, निश्चित से अनिश्चित, ठीक है। निश्चित से अनिश्चित, ये सूत्र आपको याद रखने हैं, ये पूछे पेपर में जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक शिक्षण सूत्र नहीं है, यही लिखे होंगे, उनमें से कोई एक गायब कर देगा या क्रम बदल देगा या आगे पीछे करेगा, एक क्वेश्चन जरूर देता है। उस समय फिर आपके पास कोई कन्फ्यूजन के अलावा कुछ नहीं बचता कि हम क्या लगाएं, कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। विशिष्ट से सामान्य, इनके आधार पर हमें विशिष्ट से सामान्य होता है ना, ये आगमन विधि से संबंधित है, ठीक है। आगमन से निगमन, विशिष्ट से चीज़ें पहले विशिष्ट होती हैं, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाती हैं, सामान्यीकृत कर दी जाती हैं, ठीक है। सब चीज़ विशिष्ट है फिर सामान्य हो जाता है। अरे मतलब आप सब चीज़ सारे सूत्र एक जैसे हैं, अगर व्यवहारिक तौर पे समझोगे ना सब एक जैसा दिखाई देगा। पूछो कैसे, देखो अगर कोई भी चीज़ आप दिखा रहे हो किसी, पहले तो विशिष्ट से सामान्य जो है, ये कहने का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, पहले विशिष्ट होती है, बाद में क्या हो जाती है, वो सभी के लिए क्या हो जाती है, सामान्य। भाई पहली बार आपने कोई काम किया वो क्या था आपके लिए, सामान्य था कि विशिष्ट था। बड़े आराम से इजी, मोबाइल पहली बार जब नया नया खरीदा तो बड़े आराम से ऐसे ऐसे चला रहे थे कि पहले ऐसे ऐसे एक एक टच करके चला रहे थे। कोई भी नई चीज़ लेते वो विशिष्ट होती है आपके लिए कि बहुत रोज़मर्रा की चीज़ होती है, सब चीज़ विशिष्ट है। जो जीवन में पहली बार आपके हाथ में आए वो क्या है, विशिष्ट। बाद में वो क्या हो जाता है, जब वो हमारे व्यवहार में उतर जाता है तो वही सामान्य हो जाता है। अब हमारे लिए वही मोबाइल क्या है, अब किसी का भी एंड्रॉइड फ़ोन ले लो, सीधे सब पता है कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, नहीं समझे। पहले अपने में ही नहीं पता था कहाँ पे क्या है। तो पहले चीज़ें विशिष्ट होती हैं, बाद में वो क्या होती हैं, सामान्य। यही शिक्षण सूत्र होता है, समझ गए। पहले कोई भी चीज़ सामान्य नहीं होती, वो बाद में सामान्य बन जाती है। तो इनको एक एक करके समझ लीजिए और अपना पेपर आए तो लगा लीजिए। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है आपको अनुभव से तर्क, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है अनुभव से तर्क। पेपर में प्रश्न जब आएगा तो अनुभव से तर्क वाले में कंफ्यूजन होता है। अनुभव से तर्क का मतलब ये होता है कि जब तक व्यक्ति को अभ्यास नहीं होगा तब तक उसको अनुभव नहीं आएगा, और जब तक अनुभव नहीं आएगा तब तक वो तर्क क्या होता है, अभ्यास से क्या। अच्छा, अधिगम कितने प्रकार से होता है, अधिगम गेट्स के अनुसार कितने प्रकार से होता है, बताया था भाई। अधिगम के 3 ही क्षेत्र होते हैं, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। अधिगम सिर्फ 3 चीज़ों से आ सकता है। अभ्यास, ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर कि अधिगम, अनुभव, प्रशिक्षण एवं अभ्यास का परिणाम होता है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, गेट्स ने कहा था, ठीक है। और अधिगम जब होगा तो क्या आएगा, ज्ञान आएगा। अधिगम होगा तो क्या आएगा, ज्ञान। और जब ज्ञान आएगा तो क्या होगा, संज्ञान बनेगा, बोध होगा, नहीं होगा, ज्ञान से ही तो बोध होगा। और जब ज्ञान आएगा तो क्या होगा, तर्क होगा। ज्ञान नहीं रहेगा तो तर्क करोगे, बताओ भाई।
ज्ञान नहीं होगा तो आप तर्क जीवन में कहीं नहीं कर सकते। किसी भी विषय में अगर आपको कोई पढ़ा रहा है कोई चीज़ और आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है तो आप उससे विपक्ष नहीं कर सकते। हम आपसे कहते हैं कि रक्त जो होता है 20 लीटर होता है, तो बताओ मानोगे? मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान में इस समय बोध में है क्या कि रक्त कितना होता है ह्यूमन बॉडी में? 5.5 लीटर होता है। तो 20 लीटर कैसे बता दिया आपने? तो वहाँ पर हमसे आप क्या करोगे? तर्क। तो हमेशा अनुभव से तर्क होता है, और अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये शिक्षण सूत्र का सबसे बड़ा नियम है, अनुभव से तर्क। बिना अनुभव के तर्क नहीं हो सकता। समझ गए बात को? नहीं समझे बात को? नहीं समझ में आया? कितने ऐसे लोग जिन्हें अनुभव से तर्क नहीं समझ में आया? अरे अनुभव से तर्क मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में शादी है, मान लीजिए सपोज करिए, ठीक, और आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है और आपको अनुभव कुछ है नहीं, सारी जिम्मेदारी आपको दे दी गई कि भाई आपको ही व्यवस्था देखनी है। अब आप शादी का अरेंजमेंट शुरू हुआ, आपने होटल बुक करने गए, आपने क्या किया? ठंडी का टाइम था, आपने 200 के बजाय 400 लोगों का खाना बुक कर दिया, बल्कि 500 कर दिया। भाई शादी होती तो आदमी कहता कम ना पड़ने पाए, ज़्यादा ही हो जाए, कर दिया। अब ठंडी का टाइम था, इतनी ठंडी कोहरा पड़ गया कि मात्र 10 लोग आ पाए रात में। अब 10 लोग जब आएंगे तो 490 लोगों का खाना क्या होगा? बर्बाद होगा कि नहीं होगा? क्या उसका होटल पैसा छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। गए ना पैसे पानी में, ठीक। अब अगली बार अगले साल आपके मित्र की शादी पड़ी, फिर ठंडी पड़ी, उसने कहा चलो यार होटल बुक कर लेते, जैसे तुमने करा था, तुमको तो अनुभव होगा। अब लेके गए, जैसे ही मालिक वो भी वही फॉर्म में था, पहली बार उसकी शादी थी, और उसने सोचा कि लो हम भी बुक कर लें। उसने क्या कहा कि 1000 बुक करो, उसके पास ज़्यादा पैसे थे थोड़े। उसने कहा 200 लोग बुला रहे हैं, 1000 रुपये तो होना ही चाहिए, मान लो ज़्यादा लोग आ गए तो। अब उनको बगल में दोस्त खड़ा, उसने कहा रुको रुको रुको, पागल हो क्या? ऐसा नहीं है, कितने बुक करो? मात्र 20 लोगों का बुक करो, केवल मात्र 20 लोग। हमारी वाली में 10 ही आए थे केवल। तो बताओ उसका अनुभव तर्क में बदला कि नहीं बदला वहाँ पे? तो बस यही होता है अनुभव से तर्क। और यही एक टीचर को अपनी शिक्षा प्रणाली में क्या करना चाहिए? अप्लाई करना चाहिए, ताकि बच्चे उसको लर्निंग को सीख सके। बाकी आप मूर्त से अमूर्त जानते ही हो। मूर्त से अमूर्त समझते हो? नहीं समझते हो? अरे यार बच्चा छोटा होता है, और हमने बताया था कि आप 1 to 5 के टीचर बनने जा रहे हो। किसके टीचर? 1 to 5। ये बताओ किस अवस्था में बच्चों का चिंतन अमूर्त तार्किक होता है? अमूर्त तार्किक होता है किशोरा अवस्था में। उससे पहले बच्चा तार्किक चिंतन कर ही नहीं सकता, तो तुम काहे उसको बेकार में बता रहे हो? बिना मूर्त के वो सीख ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अब छोटे से बच्चे को तुम बार बार कहोगे कौआ है कौआ है कौआ, उसको क्या लेना देना तुम्हारे कौआ से? उसको कौआ दिखा दोगे मूर्त रूप से, तब वो समझ जाएगा कि ये क्या है? कौआ। क्योंकि बच्चों में क्या नहीं होता, बताया था ना, शैशवावस्था में क्या होता है? अतार्किक चिंतन होता है। कैसा चिंतन? अतार्किक। तो वहाँ पर तर्क की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मूर्त रूप से बच्चों को दिखाना पड़ेगा। समझ गए बात को? उसके बाद सरल से कठिन। कभी भी किसी बच्चे को सीधे आप एकदम से पढ़ाने लगते हो, छोटा छोटा चीज़ पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता छोटी छोटी। अरे आप लोगों ने भी जोड़ घटा, आप क्या सीधे भाग का सवाल सीख लिए थे क्या? सीधे हासिल लेना सीख लिए थे क्या? पहले एक नंबर्स को जोड़ना सीखा होगा, फिर 2 का सिखाएगा, फिर 3 का सिखाएगा, फिर 10 के ऊपर का सिखाएगा होगा, फिर हासिल लेना सिखाएगा। तो इसे कहते हैं क्या? सरल से कठिन। बच्चों को कभी भी पढ़ाइए हमेशा पहले सरल चीज़ें बताइए, फिर कठिन चीज़ें। ये नियम बचपने से शुरू होता है, ज़िंदगी भर चलता है। सबसे पहले सरल चीज़ें सीखी जाए। आज भी मोबाइल में आपने सरल चीज़ें सीख रखी हैं, कठिन चीज़ें आज भी आपको नहीं आती, पूछनी पड़ती हैं दूसरों से। गलत कह रहे हैं। हमेशा हमारे सीखने का जो लर्निंग का जो स्टेप होता है वो भी सरल से कठिन होता है। दूसरा ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात से अज्ञात क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात क्या होता है? जब प्रैक्टिस कराएंगे तब शिक्षण सूत्र आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएंगे। बताइए ज्ञात से अज्ञात क्या होता है? बताओ। ये वही होता है जो विशिष्ट से सामान्य होता है। समझ गए बात को? चीज़ें ज्ञात रहती हैं तो हम उनको इजीली समझ लेते हैं। आगमन से निगमन पढ़ा चुके हैं, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और बताया था आगमन से निगमन में ये भी बताया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था और ये भी बताया था। उदाहरण दे के बताया था, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं इसमें समय बर्बाद करने की, ठीक है। आगमन भी निगमन भी हो गया था। अंश से पूर्ण। अंश से क्या किसी बच्चे को डायरेक्ट ही तुम पैसेज लिखा इमला बोलने लगते हो? पहले उसको वर्ण, पाई, मात्रा, इन्वर्टेड कॉमा सब सिखाते हो कि नहीं सिखाते हो? तो क्या बात है? अंश करके पूर्ण की तरफ ले जाते हो। नहीं समझे? सीधे लिखने लगते हो क्या? कमल। पहले का, मा और ला सीखते हो कि नहीं सीखते हो? फिर कमल लिखना सीखते हो। तो बच्चों के लिए इस शिक्षण सूत्र का भी प्रयोग करना चाहिए हर्बर्ट स्पेंसर के आधार पर, अंश से पूर्ण की ओर, ठीक है। अनुभव से तर्क। अनुभव से तर्क हो ही गया है। विश्लेषण से संश्लेषण, ठीक है। मैथ पढ़ाते हो जब, तो मैथ पढ़ाते समय आपको एक टॉपिक पढ़ते हो, बोर्ड मास पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? उसमें सब सिखाया जाता है अलग अलग। तो वही है विश्लेषण टू
संश्लेषण। नहीं समझे? जोड़, घटाना, गुणा, भाग उसमें सब सिखा दिया जाता है। उसके बाद आप उसको क्या करते हो? प्रयोग करना शुरू करते हो, संश्लेषण कर लेते हो। ठीक, किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करना ही क्या कहलाता है? विश्लेषण। और वर्गीकरण के बाद किसी तथ्य तक, बहुत सारे तथ्यों को जोड़कर एक वर्गीकरण करके एक तथ्य तक, निष्कर्ष तक पहुंचना क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। नहीं समझे? किसी चीज़ का किसी चीज़ को खंडों में तोड़ कर बताना क्या कहलाता है? विश्लेषण। ठीक है, और इसीलिए विज्ञान देखो, संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन, ये सब साइंस की विधियां हैं। अगर आपने साइंस में बायोलॉजी किताब देखी होगी तो उसमें विश्लेषण टू संश्लेषण ही चलता है। अगर आप ह्यूमन पार्ट्स पढ़ाने होते हैं तो सबसे पहले आप हैंड पढ़ाते हो, नोज़ पढ़ाते हो, सब चीज़ें पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो? कि डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी पढ़ाने लगते हो? सबसे पहले मानव के शरीर के अंगों के बारे में बताया जाता है। तो वो जो अंगों के बारे में बताया जाता है ऐसे 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 करके, वही क्या है? विश्लेषण। और जब ये हो जाता है तो फिर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जाता है, उससे कहते हैं संश्लेषण। नहीं समझ में आया? पेपर में भैया लगा लेना, यही दिखाएगा और इसमें से उल्टा सीधा करेगा और कहेगा कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं होता है। बस आपके यहाँ बस इतना ही पूछा जाता है। बाकी इसको समझ लीजिएगा कौन सा शिक्षण सूत्र है। और निश्चित से अनिश्चित, ये कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य। ठीक है, मूर्त से अमूर्त। समझ गए? सब एक ही हैं, विषय में अलग अलग हो जाते हैं, पढ़ाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप भी जब टीचर होइएगा तो इन शिक्षण सूत्रों को बच्चों पर जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पास चिंतन स्तर नहीं होता और जो चीज़ आप दिखाओगे उसी से वो सीखते हैं। तो इसलिए बच्चों के ऊपर यही शिक्षण सूत्र अप्लाई होते हैं और इनको जो है शिक्षण विधियों में प्रयोग किया जाता है। ठीक, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये याद हो गए शिक्षण सूत्र पूरे के पूरे? और पेपर में इस बार पक्का बता दे रहा हूँ, इन्हीं में से कोई 3 दिखाएगा और एक उल्टा सीधा करेगा, कहेगा कौन सा एक शिक्षण सूत्र नहीं है। बाद में वहाँ पर आप नहीं जान पाओगे तो 1 नंबर खो दोगे अपना, एक ही आएगा नंबर का, ज़्यादा नंबर का आना भी नहीं इसमें से। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग डालिएगा, अधिगम के पठार एवं वक्र। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आता ही आता है, कोई विकल्प ही नहीं है। ठीक है, जितने टॉपिक उतने क्वेश्चन। हेडिंग डालो, अधिगम पठार, ठीक है, और फिर अधिगम वक्र। एक तो क्वेश्चन खाली इनके अधिगम पठार और वक्र में ही निपटा देता है एक क्वेश्चन। ठीक है, अधिगम के पठार एवं वक्र, अधिगम के पठार एवं वक्र। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आ जाता है निम्नलिखित में से ये है, वहाँ पर विकल्प लगाना होता है अधिगम के वक्र, लोग लगा जाते हैं अधिगम के पठार। तो पहले पठार और वक्र में फ़र्क समझ लो। ठीक, जब तक अधिगम का वक्र होगा नहीं तब तक अधिगम के पठार बनेंगे नहीं। समझ रहे हो बात को? उल्टा क्रम होता है, लोग अक्सर समझते हैं पठार के बाद वक्र बनता है, कभी नहीं बन सकता। ठीक है, अधिगम के वक्र जब तक नहीं होंगे तब तक पठार नहीं बन सकता, क्योंकि अधिगम में रुकावट ही क्या कहलाता है? पठार। के सरल भाषा में एक एरो मारो नीचे और लिख लो, पठार क्या है? रुकावट। किसमें? अधिगम में रुकावट या समस्या ही क्या कहलाती है? अधिगम में रुकावट या समस्या ही क्या कहलाती है? पठार कहलाती है। ठीक है, स्पष्ट शब्दों में 1 नंबर का प्रश्न आता है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, अधिगम में रुकावट या कोई समस्या का संबंध होता है तो ऑप्शन होगा पठार से, अधिगम के वक्र से, ठीक है, अधिगम उन्नति से, अधिगम अवनति से। तो वहाँ पर लोग अवनति लगा देते हैं। ठीक है, अवनति नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा? अधिगम के पठार। ठीक, ये आ जाता है अधिगम के पठार में। ठीक है, उन्नति या अवनति का प्रदर्शन कहलाता है, वहाँ लिखा था अधिगम पठार, अधिगम के वक्र, तब फिर आंसर बदल जाता है। ठीक, तो जब अधिगम का वक्र आएगा तो वहाँ पर सरल भाषा में लिख लीजिएगा, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्किनर। क्या नाम था? स्किनर। स्किनर महोदय ने एक परिभाषा दी थी अधिगम के वक्र के बारे में, लिखिएगा, अधिगम के वक्र दर्शाते हैं, अधिगम के वक्र दर्शाते हैं, अधिगम के वक्र दर्शाते हैं जिन बच्चों का शुल्क न जमा हो वो जमा कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपकी हमारी मुलाकात नहीं होगी। ठीक है, कोई भी इस आशा से नहीं बैठा है कि केवल टेट पढ़ के निकल लेना है। ठीक है, दोबारा फिर आएंगे आप अगर सुपर टेट में तो भी हम ही से मुलाकात होगी। ठीक, और दूसरी चीज़ कि इसके बाद लगा है सी टेट। ठीक, और एक ही भर्ती आ रही है, रिज़ल्ट आता है 22%, वो 17%, 11%, 18%, 22%, ये 24-25 लाख लोग पेपर देते हैं, उसमें से मात्र 4 से 5 लाख लोग पास होते हैं केवल। ठीक, तो बाकी कितने बचे? करीबन 18-19 लाख लोग बचते हैं, और 18 से 19 लाख लोगों के सामने बस एक ही विकल्प बचेगा, वो क्या है?
यहाँ के किसी बच्चे के पास कोई विकल्प, यहाँ के बच्चे के पास सारे विकल्प यही टेटी में खुल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी इतने लोग हैं। और दूसरी चीज़, प्लान बी हमेशा तैयार होना चाहिए, कभी भी सिंगल प्लान पे मत खेलिएगा, ठीक है, क्योंकि भविष्य का मामला है, दूसरा पेपर ये लगा है, ठीक। क्योंकि हम आपके बीच से निकले हैं तो हम एक एक स्थित परिस्थिति हर एक बच्चे की हम शक्ल देख के बता सकते हैं कि इसको किस विषय में दिक्कत है। इस तरीके का अनुभव है, इसीलिए तर्क कर देते हैं आपसे कभी कभी। हम शक्ल देख के बता देंगे कि इनको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, इतना अनुभव हो चुका है हमें। और ना यकीन मानिए, कभी सर्वे करके देख लिया, हम बता देंगे, वो नस बता देंगे आपकी, जो कहोगे एकदम सही बता रहे हो सर। यही दिक्कत है, यही बीमारी है। डॉक्टर क्या होते हैं, अनुभव से ही तो बीमारी ढूंढते हैं। डॉक्टर हमेशा अनुभव से तर्क पे चलते हैं, ठीक है, इसीलिए पूछते हैं। और घर में किसी की बीमारी तो नहीं है, फलाने को तो नहीं। एक व्यक्तित्व विधि पढ़ेंगे, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, तो टोटल 3 विधियाँ होती हैं किसी की पर्सनैलिटी को मापने की। कौन कौन सी? प्रक्षेपी विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि, ये 3 विधियाँ होती हैं, ठीक है। और सबसे प्राचीनतम विधि होती है प्रक्षेपी विधि, जिसके जनक थे कौन? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने दी थी प्रक्षेपी विधि। किसी भी व्यक्ति के आकलन की कौन सी विधि? प्रक्षेपी विधि। आगे अभी है सब्जेक्ट में हम लोगों के। तो प्रक्षेपी विधि जो होता है वो यही होता है, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में। अक्सर देखोगे इलाज करते समय डॉक्टर फालतू की चीज़ें पूछा करते हैं, घर में तो किसी और को तो नहीं है, पहले कभी ऐसा तो नहीं हुआ। वो व्यक्ति इतिहास विधि होती है, आपकी सारी जानकारियों को बटोरना, उसके बाद अपने अनुभव से उसको जोड़ना, और जोड़ने के बाद किसी निष्कर्ष तक पहुँचना, क्या कहलाता है? अनुभव से तब चलती कलम डॉक्टर की। समझ गए बात को? तो डॉक्टर यही चीज़ पे फ्लो करता है। तो इसके बाद है प्लान बी सीटेट, ठीक। तो 15 दिन बचेगा, और पेडोलॉजी उसमें है, ठीक। पेडोलॉजी है ही है। अगर 75 क्वेश्चन पेडोलॉजी के तुमने समझ के कर लिए तो समझो तुम्हारा सीटेट क्वालिफाई, और तुम प्लान बी के द्वारा भर्ती के अंदर। समझ गए? नहीं समझे बात को? तो इसलिए इसको भी, तो हम जस्ट जैसे ही क्लास खत्म होगी, पहली बात तो क्लास बंद ही नहीं होगी, खाली 2 दिन बंद होगी। जिस दिन पेपर अगर डेट नहीं बढ़ी आपकी तो 28, और वैसे डेट अब बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अब डेट अब बढ़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि डेट फॉर्म सही टाइम पे भर गया ना सबका, फॉर्म में तो कोई डेट बढ़ी नहीं, तो कोई विकल्प है नहीं, तो इसलिए समय पे आएगा आपका। तो 15 जनवरी से आपके दिसंबर से पेपर शुरू होंगे ना सीटेट के, 16 से शुरू होंगे, और मान लीजिए 1 महीने में वो लोग करा ले जाएंगे। उनका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, वो 1 महीने के अंदर परीक्षा करा लेंगे अपनी, ठीक। तो वो मान के लिए आपके 1 महीना बचेगा। तो प्लान बी आपके पास ये रहेगा, हम जस्ट तुरंत इसके बाद फैक्टोरियल वाली क्लास चला देंगे, जिसमें केवल जो है बस हिंदी, ईवीएस, गणित और आपका साइकोलॉजी, ठीक है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, और कुछ फैक्ट 60, 65, 70 फैक्ट, बस इतना पढ़ के जाओगे। बस उसी आधार पे क्वेश्चन पढ़ना, उत्तर तुम्हारे विकल्प में आ जाएगा, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। बस खाली विकल्प तुम्हें खाली इसलिए पढ़ने होंगे कि हमारा वाला जो उत्तर आया वो उसमें मैच कर रहा है कि नहीं, और जिसमें मैच कर जाए वही मार देना, वो वाली स्थिति रहेगी आपकी, ठीक। तो हम इसके बाद चलाएंगे जरूर क्लास, तो इसलिए आप लोग ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं किया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक। देखिए क्लास रिकॉर्ड हो रही, फिर भी हम इस तरह की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता समाज क्या सोचता है, कौन क्या देखता है, ठीक है। हमें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपका भविष्य लगा है, ठीक। दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत आएगी तो फिर दिक्कत संस्था पे भी तो आती है, नहीं आती संस्था पे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी हमारा मनोबल बढ़ाए रहिएगा। जिनका समय से शुल्क नहीं जमा है वो अपना शुल्क जमा कर देंगे मेच्योर्ड पर्सन की तरीके से, ठीक है। और जिनका शुल्क अभी मान लीजिए पूरा होने वाला है या बीच में पूरा हो जाए, फिर वो सोचते हैं हम 10-15 दिन का शुल्क क्यों दें, ठीक है। तो वो इसलिए देंगे कि आगे सीटेट लगा हुआ है, और अगर वो शुल्क नहीं जमा कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम कोई बिजनेस तो यहाँ कर नहीं रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ बिजनेस नहीं चल रहा है कोई बहुत बड़ा, समझ रहे हैं। बिजनेस के लिए अगर चला रहे होते कोचिंग तो कब का बंद करके घर में बैठ गए होते, समझ रहे हैं। यहाँ कोई नहीं आता था तब हम यहाँ पे आते थे। क्यों आते थे? इसलिए आते थे कि आज वो दिन आए कि आज आप लोग यहाँ पे बैठो, ठीक है। पिछले 8-9 महीने लॉकडाउन में 2 साल करीब कोचिंग ध्वस्त रही, ठीक। और विकल्प तो लोगों के पास रहते हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर खड़े थे इसलिए कि भाई चलो किसी तरीके से सर्वाइव किया जाए। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जीवित रहना है तो लड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना फिर तो दिक्कत है। तो इसलिए आप लोग फीस का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर शुल्क नहीं देंगे तो फिर हम आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी क्या है, एक चक्र है, साइकिल चलती है ना। आप इधर देते हो तो हम उधर देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी समाज सेवा तो करने आता नहीं, आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज नहीं देंगे तो कल परसों के बाद हम बिना आई कार्ड के एंट्री नहीं दे पाएंगे, ठीक। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो ये विशेष हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हम कहते ज़रूर हैं लेकिन करते कभी ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार हो सकता है आपको दिख जाए ऐसा। एक भी दिन अगर 2 भी दिन ऊपर होगा तो हम नहीं कर पाएंगे एंट्री, ठीक है। फिर मत कहिएगा, बुरा आपको लगे। आप ही के लिए कर रहे हैं ये काम, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो हमें अभी उनको सबको पेमेंट करना रहता है, फैकल्टी को। फैकल्टी यहाँ समाज सेवा करने नहीं आती है, फैकल्टी हमसे यहाँ पर शुल्क लेती है, उसके बाद आपके लिए सेवा करती है यहाँ पे, ठीक।
तो इधर से और जगह देखिए आप किस तरह चलता है ना। यहाँ तो हम किसी से शुल्क भी नहीं मांगते, किसी से कि भाई चलो जैसे तैसे है अपना करते रहो। खाली इसी बार आपको लग रहा होगा, पुराने बच्चों से पूछिएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ शुल्क का मतलब ही नहीं रहता। आप आइए आराम से, यहाँ और कुछ है क्या भाई कि पहले आओ होटल में बैठा लो, हाँ क्या करेंगे, टेट करेंगे, सीटेट करेंगे, एसएससी करेंगे, यूपीपीसीएस करेंगे, आईएएस करेंगे, पीसीएस करेंगे, सारी कैटेगरी बटी रहती हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ एक ही चीज़ चलती है, आओ बैठ जाओ पढ़ लो शराफत से, ठीक है। गरीब लोगों की क्लास है तो गरीबों वाली व्यवस्था है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा है, ठीक है। तो बुरा मत मानिएगा, हमारा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि शुल्क जमा करेंगे तो हमें असुविधा नहीं होगी। अगर हमें असुविधा हुई तो हम यकीन मानिए हमारे सांसें फूल रही हैं, और सब लोग चाहते भी हैं कि बस अब बहुत हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम मजबूर हैं भाई, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम किसके इसको शक्ल दिखाते फिरेंगे, समझ रहे हैं ना। तो हमारी शक्ति आप हो, ठीक है, तब हम आपके पीछे से आगे लड़ पाएंगे, और नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, बुढ़िया बिस्तर बांधेंगे और क्या कर लेंगे, बैक कर लेंगे, ठीक है, झोला जंगल लेके चल देंगे। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं ले जाएंगे इतनी जल्दी, लेकिन आप बस हिम्मत बनाए रहिएगा हमारी। समय पर देंगे तो हम समय पर देंगे, क्योंकि हमारे पास भी कई समस्याएं हैं। आप नहीं समझ रहे हो, हम आपसे कहते वहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास समस्याएं हैं, तो हम बड़े उससे आज मुंह फोड़ के कह रहे हैं, वरना हम कहते वहते नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इसलिए जिनकी बहुत दिक्कतें जिनके घर में चल रही हैं वो दे देंगे, और वरना फिर अगर आपने, चलिए अच्छा आगे जरूर नहीं टॉपिक रह जाएगा। अधिगम के स्किनर क्या हैं, प्रणेता नहीं है, लेकिन एक बात बोल गए कि अधिगम ने कहा कि अधिगम में वक्र दर्शाता है कि अधिगम प्रक्रिया में अवनति और उन्नति, अवनति और उन्नति, अधिगम वक्र में दर्शाता है कि अधिगम प्रक्रिया में उन्नति और अवनति, उन्नति और अवनति, उन्नति मतलब बढ़ना, अवनति मतलब गिर जाना, ठीक है, उन्नति या अवनति, ठीक है। सरल भाषा में लिखा रहे हैं, व्यवहारिक भाषा में, ताकि ये चीज़ उन्नति अवनति शब्द दिख जाए कोई परिभाषा में अधिगम समय, तो समझ लें स्थिति किसकी है, स्किनर। तो अधिगम में दर्शाता है, अधिगम वक्र में दर्शाता है उन्नति या अवनति, अधिगम का महत्वपूर्ण अंग है, अधिगम का महत्वपूर्ण अंग है, अधिगम का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, अधिगम का महत्वपूर्ण अंग है, अधिगम का महत्वपूर्ण अंग है, मतलब उन्नति और अवनति ये दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के क्या है, संपूरक हैं। अगर ये नहीं होंगे, अधिगम मतलब उन्नति अवनति, अगर ये नहीं होंगे लर्निंग में तो फिर अधिगम नहीं हो सकता, क्योंकि सभी बच्चे या सभी लोग एक समान गति से नहीं सीख सकते। सबकी सीखने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। सभी बच्चों की अधिगम क्षमता क्या होती है, अलग अलग। तो याद रखिएगा, प्रश्न आएगा कि अधिगम में समस्या या अधिगम में उन्नति या अवनति दर्शाता है तो लोग सीधे पठार लगा देते हैं, सीधे पठार लगा देते हैं अवनति देख के, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट बता रहे हैं, यही पेपर में फंसा देते हैं पेपर में, ठीक है। तो लगा लीजिएगा, क्या पठार नहीं लगाएंगे तब क्या लगाएंगे, वक्र। अधिगम में उन्नति दर्शाता है वक्र, अधिगम में उन्नति और अवनति दर्शाता है वक्र। अवनति देख के लोग लार टपका देते हैं पठार में कि अवनति हो रही है, रुकावट आ रही है तो पठार मार दो, बाद में फिर उत्तर माला नहीं मिलती, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी उन्नति और अवनति की बात करेगा वक्र, और जब रुकावट की बात करेगा तो पठार, एक नंबर आपका पक्का हो गया। यही आएगा पेपर में, यही 2021 में आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसीलिए 1 मिनट 2-4 मिनट आपके लिए हमने खाली इतनी सी बात समझाने के लिए, क्योंकि यही आना है तो हम कहें ना इसमें 4 मिनट लें, हम कहे वो चीज़ें 4 मिनट में लिखवाएं जो पेपर में आएंगी नहीं, हम वही चीज़ 4 बार बढ़ाएं जो आना है सीधे सीधे पेपर में, ठीक। याद हो गया, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भूलोगे तो नहीं, यही आएगा। चलो अब आ जाओ अधिगम के वक्र के प्रकार, वक्र पढ़ा लें फिर पठार पढ़ाते हैं, ठीक। अधिगम के वक्र के पठार जो है प्रमुख 3 प्रकार के होते हैं, अक्सर पेपर में आ जाता है। निम्नलिखित में से अधिगम की मात्रा प्रारंभ में तीव्र और या एक समान रहती है और अंत में मंद हो जाती है, रुक जाती है। निम्नलिखित में से वह अधिगम के किस वक्र से संबंधित है, तो ये 4 वक्र दिखाएगा और जल्दी से मार देना होगा आपको। एक बार समझ लो, बिना समय लगाए वहाँ लगा लेना। पहला होता है सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र, ठीक। दूसरा होता है, आप लोगों को पता नहीं कि आप लोगों की वजह से जो है सब लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं कैसे ना समय पे आता है, ना कोई मतलब
ना कोई माहौल है कोचिंग का, ना कोई ऑफिस है, जब जो मर्जी आए, जैसे आए, जहाँ जाए कोई मत। उसके बाद भी कैसे इसके पास इतने लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क ये हो जाता है, समझ रहे हो? तो बस यही एक सबसे बड़ी समस्या है, समझ रहे हैं ना बात को? और ये सब कुछ चीज़ें जीवन में सब चीज़ें समझी नहीं जाती, ये आप लोगों की वजह से है, जो आप लोग इतने लोग यहाँ आ जाते हो, जो आज एक संस्था के नाम से ये भी चल रहा है, समझ रहे हैं? नहीं तो एक संस्था, यही वो संस्था का नाम है, ठीक है, जो 3 साल में कहाँ पहुँचा और अब फिर 3 साल से कहाँ गिराया जा रहा है। उसी के अस्तित्व के लिए केवल हम खड़े हैं कि गिरने ना पाए, गिरने ना पाए, कि बाद में कोई कहेंगे वही कोचिंग है, यही है, ये चलो बेकार है, चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी हम खड़े रहें कि हाँ चलो, लास्ट में विकल्प के तौर पे कि हाँ चलो अभी एक विकल्प है, ठीक। और अभी विकल्प आपको दिखेगा, इसी शिक्षक भर्ती में विकल्प दिखेगा, यहीं पर, ज़्यादा दूर की बात नहीं बता रहे हैं, देखते जाइए आप। और हम आपको यही 69, यही अभी दोगे ना, 2 तारीख, कब पेपर है? 28 तारीख को है ना। पेपर के बाद आके बताना कि आपको कैसा लगा पेपर। अच्छा चला जाएगा तो कहोगे अच्छा है, नहीं जाएगा तो फिर खुद ही कहोगे कि बेकार है मामला, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, आपकी वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं, और अगर आपने वीकनेस दिखाई तो फिर हमारा मामला ख़त्म। समझ रहे हैं ना बात में? समझ रहे हो हमारी बात को कि नहीं समझ रहे हो? कभी ये मत सोचना कि ये कोचिंग है और हम एक यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जो टूटा फूटा भगवान की कृपा से, सरस्वती माँ के आशीर्वाद है, बस वही थोड़ा आपको क्या कर रहे हैं, अधिगम स्थानांतरण कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? चलो अच्छा समझ लियो। अगला लिखो, अगला वक्र लिखो उन्नतोदर वक्र, और तीसरा लिखो नतोदर, और चौथा लिखो मिश्रित वक्र। यही 3 वक्र 4 वक्र दिखा देता है, हर साल पेपर में आता है। पिछली बार 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आया था एक क्वेश्चन, ठीक है, टीटी में भी आया था पिछली बार, हर साल आता है। और कुछ नहीं इसमें घंटों लोग पढ़ा के समय बर्बाद करते हैं, कुछ नहीं इसमें समझने लायक है, बस सीधे सीधे समझो। देखो फिजिक्स, जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ रखी है उनके लिए तो ये चीज़ें समझना बहुत आसान है। जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं है या जिन्होंने साइंस साइड से नहीं पढ़ा उनके लिए कठिन है, ठीक। अगर हम लोग फिजिक्स वाले, साइंस वाले बच्चे बताए तो हम लोग टाइम और वेलोसिटी में रिलेशन देखते थे, याद आ रहा है? 1 डायमेंशन पढ़ते थे, एक समान गति पढ़ा होगा, उसमें टाइम और वेलोसिटी में रिलेशन करके क्वेश्चन आता है। लेकिन किस ग्राफ में समय के साथ वेग बढ़ रहा है, प्रश्न नहीं आता था, सीधे प्रश्न लिखा था किस ग्राफ में समय के साथ वेग बढ़ रहा है, और किस में समय के साथ वेग जो है निश्चित है। तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ सीधी रेखा में चल रही है तो वो क्या है, क्या है, निश्चित है। और इसको विज्ञान में हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जो चीज़ नियत रहती है उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे वेग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चाल क्या होती है, चाल क्या होती है, वेग क्या है, नियत होती है कि नहीं होती है? बताइए, वेग नियत होता है कि नहीं होता है? चाल नियत होती है कि नहीं होती है? हैं? बताओ बताओ, वेग क्या है? अच्छा एक शब्द सुनो, त्वरण। त्वरण सुने हो? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अब समझ में आया कि वेग नियत होता है? नहीं समझ में आया? चलो अभी बताते हैं। वेग और त्वरण जब साइंस पढ़ोगे तब बताएंगे आपको, आएगा 1 नंबर क्वेश्चन आता है, त्वरण क्या है, वेग क्या है, ठीक है, आपका चाल क्या है, ठीक, कौन सी इसमें सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, पूछा जाता है। वेग क्या है, सदिश है कि अदिश? वेग सदिश है कि अदिश हैं? सदिश है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक सदिश है कि अदिश? बहुत लोग जानते नहीं, ये कितना बड़ा नाम है, कौन सा बोल रहे हैं, ये कोई साइंटिस्ट है क्या साइकोलॉजी का? ऐसा कुछ नहीं है, बताओ। हैं? अदिश राशि, जहाँ बल आ जाए वहाँ अदिश राशि हो ही नहीं सकता। बताइए, ये सूत्र पढ़े हो? हैं? ये पढ़े हो? रिलेशन पढ़े हो, स्मॉल जी कैपिटल जी, तब निकलता है, समझ गए। और जहाँ बल आ जाएगा वहाँ पर, चलिए फिजिक्स पढ़ेंगे तो बताएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत ट्रेडिशनल वाली फिजिक्स पढ़ाएंगे, आपको बहुत इत्मीनान से समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए अच्छा आइए इसमें आ जाइए। तो ये वक्र है जिसमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो, तो समझ जाना इसमें ना तो समय बढ़ रहा है और ना
वेग बढ़ रहा, सब कॉमन है। मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो इधर हम वर्ष कर लें और इधर उम्र कर लें, समझाने के तौर पे बता रहे हैं, इधर वर्ष कर लें और इधर उम्र कर लें। अब इधर मान लो 1 2 3 4 5 उम्र है, 1 2 3 4 5, ठीक। इधर क्लास है 1 2, ये कक्षा मान लो, कक्षा वर्ष मान लो, ठीक है, 3 4 5, ठीक। अब 1 वर्ष के बच्चे को 1 वर्ष का अधिगम प्राप्त करना था, उसने प्राप्त कर लिया। 2 वर्ष के बच्चे को 2 का प्राप्त करना था, 3 को 3 का, 4 को 4 का, 5 को 5 को। अगर हम ये सब हटा दें और एक रेखा खींचें तो सीधी रेखा प्राप्त होगी कि नहीं होगी? इसे क्या कहोगे? सरल रेखीय वक्र, जिसमें अधिगम समान समय में समान चाल से चलता है। तो पेपर में आ जाए अधिगम में समान समय में समान अधिगम किया जाए, वो कहलाता है कौन सा वक्र? सरल रेखीय वक्र। तो एक लाइन खाली एरो मार के लिख लो और एक छोटा सा ऐसे ग्राफ बना लेना, ऐसे ऐसे वाला, ऐसे ग्राफ बना लेना, ठीक है। और उसमें लिख लेना जिसमें समान समय में समान अधिगम किया जाए, उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय वक्र। बस एक लाइन केवल पढ़ो बस। जिसमें समान समय में समान अधिगम हो, वो वक्र कौन सा कहलाता है? सरल रेखीय वक्र। मतलब जिस बच्चे की योग्यता जितनी होनी चाहिए उसकी उस कक्षा में उतनी योग्यता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सरल रेखीय वक्र कह लेते हैं। दूसरा है आपका उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र देखो 1 2 3 4 5 6 7, यह है क्या? उम्र। ये क्या है? कक्षा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। उन्नतोदर वक्र है, ठीक है। लर्निंग स्टार्ट तो होगा, उन्नति करेगा। लर्निंग उन्नतोदर के नाम से पता चल रहा है। क्या नाम पता चल रहा है? उन्नति। उन्नति तो होगी और इतनी तगड़ी उन्नति होगी, जो चीज़ उसे 1 में सीखनी चाहिए वो 2 तक सीख जाता है, जो चीज़ उसे 2 में सीखनी चाहिए वो 4 का सीख जाता है, जो उसे 5 में सीखनी चाहिए वो 10 का सीख जाता है। और एक स्थिति के बाद क्या होता है? फिर वो पठार में बदल जाता है। नहीं समझे? जिसमें अधिगम की मात्रा प्रारंभ में तीव्र और बाद में मंद हो जाती है, उसे कहते हैं उन्नतोदर। एक लाइन जल्दी से एरो मार के लिखो। वह वक्र जिसमें सीखने की मात्रा, वह वक्र जिसमें, प्रश्न पेपर में यही पूछा गया था पिछली बार, बता दे रहा हूँ, पूछा गया था वह वक्र जिसमें अधिगम की मात्रा प्रारंभ में तीव्र और बाद में मंद होती है। पिछली टीईटी की बात कर रहे हैं हम, और वहाँ यही 4 ऑप्शन थे, सीधे मारना था, ठीक है। वह वक्र जिसमें अधिगम की मात्रा प्रारंभ में तीव्र है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक क्लास का बच्चा 3 क्लास का अधिगम कर रहा है, और एक स्थिति के बाद क्या आया? क्या? पठार आया, और पठार के बाद यही रुका अवनति। उन्नति और अवनति ही तो क्या है? वक्र है, ठीक है। हमेशा उन्नति ही वक्र नहीं होता, अवनति भी क्या होता है? वक्र होता है, ठीक है। चलिए, वह वक्र जिसमें अधिगम की मात्रा प्रारंभ में तीव्र और बाद में मंद हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उन्नतोदर वक्र। फिर नतोदर में आ जाओ। नतोदर में मतलब बिल्कुल निम्न स्तर का लर्निंग। क्या लर्निंग? जैसा नाम वैसा करेगा, लेकिन बाद में उल्टा हो जाएगा। मतलब समझे? उन्नतोदर, उन्नति बहुत स्पीड में होगी, बाद में मंद हो जाएगा। नतोदर बहुत रो रो के अधिगम स्टार्ट करेगा, लेकिन एकदम से तेज हो जाएगी। समझ गए? देखो, कक्षा 1 में सीखना चाहिए, अभी 2 पहुंच गए, लेकिन अभी कक्षा 1 का नहीं आ रहा। 3 में पहुंच गए, कक्षा 1 का नहीं आ रहा। 4 में पहुंच गए, अभी भी कक्षा 1 का पूरी तरीके से नहीं आया था, ठीक। और फिर कक्षा 5 में पहुंचे तो धीरे धीरे आना शुरू हो गया। वह वक्र जिसमें अधिगम की मात्रा प्रारंभ में मंद और बाद में तीव्र हो जाती है, दैट इज नतोदर वक्र। लिख लीजिएगा। वह वक्र जिसमें अधिगम की मात्रा प्रारंभ में मंद और बाद में तीव्र हो जाती है, उसे कौन सा वक्र बोलते हैं? नतोदर वक्र बोलते हैं। एक प्रश्न जरूर आएगा भैया अधिगम के पठारों वक्र और इनके नियमों से। वह वक्र जिसमें अधिगम की मात्रा प्रारंभ में मंद और बाद में तीव्र होने लगती है, उसे कहते हैं नतोदर वक्र, ठीक। अब इधर देखो जरा ध्यान से, देखो अगर हम ऐसे करें, देखो ये कौन सा वक्र बनाए हम? ये बनाए उन्नतोदर वक्र। ये कौन सा वक्र है? उन्नतोदर। और ये कौन सा वक्र है? दोनों को जोड़ दो, बन गया मिश्रित। समझ में आया? वह वक्र जिसमें अधिगम की मात्रा प्रारंभ और अंत में मंद होती है, उसे कहते हैं मिश्रित वक्र। ये क्वेश्चन फंसा देता है पेपर। वह वक्र जिसमें अधिगम की मात्रा प्रारंभ और अंत में क्या होती है? मंद होती है, उसे बोलते हैं मिश्रित। देखो प्रारंभ में मंद है कि नहीं है? बाद में भी मंद हो गई कि नहीं हो गई? मध्य में तीव्र होती है, इसे क्या बोलते हैं? मध्य में तीव्र, और प्रारंभ में और अंत में क्या होती है? मंद होती है, उसे कहते हैं मिश्रित वक्र। एक लिख लो, दोनों लाइन बना लेना। पहला लिख लेना ऐसे, प्रारंभ प्लस अंत में क्या होती है? मंद होती है, और दूसरा बना लेना मध्य में क्या होती है? तीव्र होती है, उसे कहते हैं उन्नतो नहीं मिश्रित वक्र कहते हैं। कौन सा वक्र? मिश्रित। इतना हो गया, ठीक।
इसमें कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए इतना लिख के मिटा लीजिएगा। लगभग आपका ये ख़त्म हो गया है। अब आपका जो है अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में इससे भी प्रश्न आएंगे ज़रूर, ठीक, कम से कम 2 से 4 प्रश्न आएंगे। यही 2 टॉपिक है, बाकी तो छोटे छोटे हैं। स्मृति हो गया, चिंतन हो गया, अवबोध हो गया, अभिरुचि हो गया, अभिप्रेरणा हो गया। ये मात्र 5-5 मिनट हैं, तो बहुत बड़े बड़े पढ़ाने वाले इनको 1-1 दिन 2-2 घंटा 3-3 टॉपिक में पढ़ाते हैं, लेकिन हम खाली आपको खाली मात्र 20-25 मिनट बताएंगे, यही से में से पेपर फंस जाएगा, ठीक। चलिए हेडिंग डालिएगा स्मृति, हेडिंग डालिएगा स्मृति। अब छोटे छोटे वाले टॉपिक शुरू होंगे, धड़ाधड़ वाले, जिनसे 1-1 नंबर का प्रश्न आता है परीक्षा में, और हम सिर्फ विदाउट जानकारी की वजह से पेपर में नहीं लगा पाते, ठीक। इनके लिए हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं कुछ भी। इसको मिटा दें, आएगा तो लगा लोगे पठार वक्र। अच्छा, पठार में सिर्फ इतना याद रखना, रुकावट, रुकावट और सिर्फ रुकावट, समझ गए, और कुछ नहीं। आँख मूंद के क्या मार देना। एक बच्चा अधिगम में समस्या को महसूस करता है या उसका शिक्षक महसूस करता है, ये क्या है? अधिगम का पठार है कि वक्र है? पठार है। बस वक्र में उन्नति अवनति दोनों की बात करेगा, और केवल उन्नति की बात करेगा तो भी परवक्र होगा, और केवल अवनति की बात करेगा। अगर मान लो पेपर में आ जाए एक शिक्षक एक बच्चे की अधिगम स्तर के अधिगम वक्र में अवनति प्रदर्शित होती है, वह कहलाएगा अधिगम का पठार, अधिगम का वक्र, तो क्या लगाओगे? वक्र लगाना। बहुत लोग पठार लगाते हैं अवनति देख के, ठीक है। छोटा सा कन्फ्यूजन है, इसको याद रखिएगा। कभी भी वक्र की बात करें, उन्नति अवनति रुकावट कुछ भी बोले, हमेशा वक्र लगा देना, ठीक। चलो आगे बढ़ें। पठार बताने की तो जरूरत है नहीं, क्या मतलब फालतू समय बर्बाद होगा? अधिगम पठार कुछ नहीं आएगा, केवल क्या? रुकावट, ठीक। चलो अब हेडिंग डालो स्मृति। ये एक स्पेशल टॉपिक है, ये 1 नंबर का हर साल आता है, स्मृति, ठीक। स्मृति, ठीक। तो सबसे पहले तो स्मृति का सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा लिखो, एबिंगहॉस का सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा, एबिंगहॉस सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा। 2 ही परिभाषा, एक एबिंगहॉस की है और एक है आपके सिगमंड फ्रायड महोदय। इन दोनों की परिभाषा याद रखना, यही दोनों पूछी जाती हैं, ठीक। तो लिख लो विस्मरण, अभी स्मृति पढ़ेंगे हम लोग। विस्मरण मानसिक प्रक्रिया का नकारात्मक पहलू है। विस्मरण मानसिक प्रक्रिया का नकारात्मक पहलू है। विस्मरण मानसिक प्रक्रिया का नकारात्मक पहलू है। किसने कहा था? एबिंगहॉस ने, ठीक। दूसरी परिभाषा लिखो, परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन केवल 2-3 परिभाषाएं पढ़ोगे, यही पूछेंगे पेपर में अगर आएगी तो। दूसरी परिभाषा है, देखो स्मृति के कितने चरण? 2 चरण। एक होता है आपका स्मरण और दूसरा होता है विस्मरण, ठीक है। ये हमारी मेमोरी है, स्कीमा है, उसके अंदर 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो याद आएगा या तो भूल जाएगा। इसके 4 स्टेप होते हैं। स्टेप कितने होते हैं? चलिए 9 बज गया, सर भी आ गए आपके, ठीक है। 4 चरण इसके लिख लो, बहुत पूछा जाता है, सीधे पेपर में आएगा। बोलेगा निम्नलिखित में से स्मृति का एक चरण नहीं है, ठीक है। परिभाषा भी रुक जाओ, स्मृति का एक चरण नहीं है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, बच्चा क्या करता है? अधिगम करता है। क्या करता है? पेपर में खाली यही दिखाएगा, लोग घंटों इसको पढ़ाते हैं पता नहीं काहे के लिए। हम स्पष्ट बता रहे हैं, केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है और कुछ नहीं, केवल बस यही पूछेगा, या तो ये 4 चरण पूछेगा, या तो स्मरण, या तो विस्मरण पूछेगा, और या तो ये वैज्ञानिक की परिभाषा पूछेगा। कल हम 4 वैज्ञानिकों के बारे में और बताएंगे, उनके कुछ कथन थे इनके बारे में, अगर आपको अच्छे लगे तो लिख लीजिएगा, वरना यहीं कहीं याद हो जाएंगे आपको, ठीक। इसके बाद तुरंत चलेंगे अभिरुचि पर, अवधान पर, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, और जितना आता है बस खाली वही समझ के चलो आगे, ठीक। चलिए अधिगम के बाद धारण करना, ठीक है, प्रत्यास्मरण और परिणाम। तो पेपर में कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मृति का चरण नहीं है, तो बता दीजिएगा कौन सा नहीं है, ठीक है। और ये स्मृति के चरणों को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है वुडवर्थ। स्मृति के 4 चरण किसने बताए? वुडवर्थ। कितने चरण होते हैं स्मृति के? 4, ठीक है। और स्मृति के कितने घटक होते हैं? एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक, समझ गए? एक जैविक घटक और अजैविक घटक। अच्छा बताओ, कार्बोहाइड्रेट जैविक घटक है कि अजैविक? बताओ, यही तरह क्वेश्चन फंसाता खाली पेपर में, बताओ अजैविक है कि जैविक? प्रोटीन, वसा, क्लियर? अजैविक,
ठीक, चलो अच्छी बात। अच्छा बताओ, दुनिया में हर चीज़ काहे की बनी है? जब भी कभी पेपर आए और पेपर में पूछ ले कि फलानी चीज़ किसकी बनी है, तो हमेशा क्या लगाना? प्रोटीन, क्योंकि हमारी सेल में 25% क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो सब कुछ काहे से बनता है? प्रोटीन से, समझ गए? बहुत कम ऐसी चीज़ होती हैं जो प्रोटीन से नहीं बनती, ठीक है, बाकी सब मोस्टली क्या है? प्रोटीन। तो कभी भी पेपर आ जाए मान लो और कहे निम्न किसकी बनी है, तो क्या मारना? प्रोटीन। एक नंबर हमेशा तैयार रखना अपना, ठीक। वहाँ दिमाग मत लगाना लिपिड की बनी है कि फैट की बनी, हमेशा क्या 90% प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोटीन, समझ गए? चलिए अच्छा, तो स्मरण और विस्मरण, देखो यहाँ पढ़ाया हमने एबिंगहॉस की परिभाषा की, क्या है विस्मरण? क्या पढ़ाया था? विस्मरण मानसिक प्रक्रिया का नकारात्मक पहलू। सही बात है, निगेटिविटी हो गई, हमने पूछा तुम नहीं बता पाए तो निगेटिविटी हो गई, ठीक, बता लिया तो पॉजिटिविटी आ गई। अब निगेटिविटी की बात करें तो विस्मरण क्या है? मानसिक प्रक्रिया का नकारात्मक पहलू है। किसने कहा था? एबिंगहॉस ने। हमने यहाँ पढ़ाया, हमने क्या कराया? अधिगम कराया। आपने क्या किया? धारण किया। उसके बाद परीक्षा में गए, पेपर में लिखा था, पेपर में लिखा था क्या? वही जो लिखा होना चाहिए, ठीक, और उत्तर होगा एबिंगहॉस। आपको याद नहीं आया तो क्या हो गया? विस्मरण। याद आ गया? नहीं, याद आ गया तो स्मरण, नहीं आया तो विस्मरण। और यही जो आना और ना आना है, यही तो क्या है? परिणाम है, समझ गए? यही है मानसिक प्रक्रिया का, स्मृति का सिस्टम, समझ गए बात को? यही है मेमोरी। तो यही 2 चरणों में चलती, किसने दी थी? वुडवर्ड। तो 4 प्रश्न अब तक बने हैं। पहला, स्मृति के कितने चरण? 4, ठीक है। विस्मरण और स्मरण क्या है? इसके घटक हैं प्रमुख, और ये 4 स्टेप में चलते हैं। किसने दिया था? वुडवर्ड मॉल। इतनी बात याद रखेंगे। चलिए बस आज जाते जाते एक नोट डाल लीजिए, 1 नंबर और आपको जाते जाते हम दे जाएं आज, ठीक है। एक नोट डाल लीजिएगा और फिर हम हट जाएंगे। 1-1 नंबर बटोरवाना है, चाहे जैसे बटोरवाएं, ठीक। चलिए।